पिता के मरने के बाद परिवार का क्या हाल होता है। अर्थी उठते ही नरेंद्र की आंखें नम हो गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता रामजतन अब नहीं रहे। खैर, यह आशंका तो उसे 3-4 दिन पहले से ही हो गई थी, जब रामजतन अचानक से गिर पड़े थे। वैद्य का कहना था कि हवा लग गई है। रोज की तरह ही वो भोर में नहर के पास जा रहे थे। उस दिन उनकी तबीयत भी थोड़ी नाजुक थी। यही कोई 75वां वर्ष चल रहा होगा। ढलती उम्र और मौसम के प्रति संवेदनशीलता में बड़ा संबंध होता है। हालांकि वो एक किसान थे, लेकिन शरीर की गर्मी हवा की ठंडक को सहन नहीं कर पाए। वो अचानक से गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें उठाकर उनके घर ले आए। तब से ही उनकी तबीयत और भी बिगड़ती गई। पिता शब्द शायद छांव की ही पर्यायवाची होगा, क्योंकि इस शब्द को धारण करने वाला जब चौकट छोड़ देता है तो ऐसा लगता है जैसे एक गांव, एक आसरा था, सूख गया हो। शरीर चाहे जिंदा हो या मुर्दा, जब तक ये चौकट के पास रहता है एक आस बंदी होती है, एक आसरा लगा होता है। लेकिन जैसे ही अर्थी उठती है, अचानक से उनके खास चाहने वालों के शरीर में एक डर दौड़ जाता है। एक कपकपी सी होने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं। भीड़ मृत इंसान को अकेला समझती है, जबकि जीवित इंसान अपने आप को उस भीड़ में अकेला पाता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है। शायद उसके रोने को सुनकर जाने वाला वापस लौट आए, लेकिन हमेशा शमशान से एक इंसान कम ही लौटता है। ये डर जो वर्तमान में पैदा हुआ है, ये असल में अतीत से जुड़ी हुई उन तमाम खूबसूरत यादों का परिणाम है जिनमें वो गुजरा हुआ इंसान हमारे साथ था। लेकिन भविष्य में अब उसकी कमी रहेगी। ये डर हर उस इंसान के साथ चलता है जो सुख व दुख और मोह माया की सीमा में बंधा हुआ है। नरेंद्र भी उनमें से एक था। पिता के ढके हुए चेहरे की तरफ देखा। जब भी रामजतन सोते थे, चेहरा उनका खुला ही रहता था। उन्हें ढककर सोने की आदत नहीं थी। फिर आज इतना सुकून से कैसे सो सकते हैं। उधर कोई भी हरकत नहीं दिखी। मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ इंसान कितना असहाय सा दिखता है। वो भले ही शत्रु के न हो, उस पर दया आ ही जाती है। ये तो फिर भी पिता है। वैसे तो प्राणी इस अनंत ब्रह्मांड के सामने नगण्य है, लेकिन हर उस एक प्राणी के जीवन के अनुभवों को देखा जाए तो उसमें भी ऐसे में क्षोभ विक्षोभ दिखाई देंगे। यही क्षोभ विक्षोभ इस ब्रह्मांड में मिलकर इसका पुनर्प्रसार करते हैं। अर्थात नगण्य प्राणी द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म ब्रह्मांड के भविष्य पर प्रभाव डालता है। रामजतन के अनुभव भी कहीं न कहीं आने वाले भविष्य पर प्रभाव डालेंगे। फिलहाल तो अभी समाज उन्हें कितना तोलेगा वो देखना है। उनके मृत शरीर को नहलाकर सफेद वस्त्र में लपेटा गया। वह देह को दक्षिणोत्तर करके दोनों पैर के अंगूठों को रस्सी से आपस में बांध दिया गया था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है की ध्वनि के साथ लोग शमशान की ओर बढ़ चले। सबकी जिंदगी घर से गार तक की होती है। शमशान एक ऐसी मंजिल है जिसे हम न चाहते हुए भी पल पल उसी की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। शमशान एक द्वार भी है जहाँ शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर आत्मा को स्वतंत्र चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। नरेंद्र ने स्नान किया, चिता की परिक्रमा कर पिता के मुंह में तिल रखा, गाय के घी का छिड़काव कर उसने 3 रेखाएं खींची, मिट्टी के घड़े में जल भरकर फिर से चिता की परिक्रमा की और घड़े को पिता के सिर के पास गिराकर फोड़ दिया। चिता को अग्नि दी। एक बांस की सहायता से सबके कपाल में छेद कर उसने इस अनुष्ठान का समापन किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। लोगों के लिए एक सब भले ही हो, लेकिन नरेंद्र के लिए अभी भी उसके पिता ही थे। वो कैसे बांस से पिता के सिर में चोट कर सकता था, इसलिए वो कांप रहा था। लेकिन पंडित व अन्य लोगों के बार बार बल देने पर उसने ये अनुष्ठान भी किया। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद सारे कर्मकांड से विमुक्त होकर नरेंद्र घर की ओर लौट चला। गांव के बड़े बुजुर्ग भी साथ में थे। भीड़ में रामजतन की ही बातें हो रही थी। लोग उनके बारे में भला भला बोल रहे थे। फिर 13वीं की बातें भी होने लगी। नरेंद्र का मन पिता की यादों से अशांत था। उसे डर था कि वो घर लौटेगा और पिता वहां नहीं होंगे।
क्योंकि अभी अपने ही हाथों से उन्हें जलाया है। घर के लोगों का सामना कैसे करेगा? अंकुर तो अपने दादा के आगे हम सबको भूल जाता था। वो पूछेगा कि दादा कहाँ गए, तो क्या जवाब दूंगा? बाबा अब लौट के नहीं आएंगे। ये सत्य तो अब मुझे भी मान लेना होगा। नरेंद्र फिर घर लौट आया। आस पड़ोस के लोग भी अपने अपने घर को लौट गए। कुछ रिश्तेदार अभी भी घर पे रुके थे। पड़ोस के घर से खाना आ गया। रात हो चुकी है। आज घर में थोड़ी शांति लग रही है। लालटेन की जगह दीपक जल रहा है, वो भी एक बाती वाला। लो भी थकी हुई सी है। मेंढक बोल रहे हैं, शायद बारिश आने वाली होगी। बाबा धान की फसल में कल पानी भरना है। ऐसा कहते हुए नरेंद्र अचानक से उठकर बगल वाली खटिया की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ बाबा नहीं थे। झुर्री मौसा लेटे थे। अब उसे सच में एहसास हुआ कि बाबा नहीं रहे। लोगों की भीड़ में सच्चाई का पता नहीं लगता, लेकिन जब इंसान एकांत में होता है तो उसके सवाल ही उसको जवाब दे देते हैं। आज पहली बार उसने किसी का दाह संस्कार किया। शमशान में तो उसने सारी विधि जल्दी जल्दी निपटा दी, लेकिन अब फिर से एक एक करके उन सभी क्रियाओं के बारे में वो सोच रहा है, जैसे वो सारी क्रियाएं उसके सामने फिर से दोहराई जा रही हो। उसे याद है जब वो बहुत बीमार पड़ा था, बाबा ने अपने हाथों से उसके मुंह में दवा रखा था। आज उसने बाबा के मुंह में तिल रखकर वो उधार चुकता कर दिया। वो कैसे भूल सकता है कि बचपन में वो बाबा के चारों ओर गोल गोल घूमता था। आज आखिरी बार फिर से बाबा के चारों ओर परिक्रमा कर उसने वो सिलसिला भी खत्म कर दिया। उसे याद है बाबा उसको गिनती सिखाने के लिए मिट्टी में रेखाएं खींचते थे। आज उसने 3 रेखाएं खींचकर बाबा को ये बता दिया कि उसने गिनती सीख ली है। उसे ये भी याद है जब वो मट्ठे की मटकी उठाकर ला रहा था और मटकी हाथ से छूटकर फूट गई थी। तब बाबा ने हंसते हुए कहा था, हो गया सब स्वाहा। आज भी एक मटकी फूटी थी एकदम उनके सिर के पास, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा। बाबा क्यों नहीं उठे? काश बाबा उठकर फिर से बोलते, हो गया सब स्वाहा। ऐसा सोचते हुए नरेंद्र की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने करवट बदलकर आंसुओं को मिट्टी में गिर जाने का रास्ता दिया। ये आंसू बड़े ही शांत थे, लेकिन उतने ही गर्म भी थे। शायद उनमें दिमाग की तरह दिमाग के तमाम चल रही उथल पुथल, मोह, लगाव, प्रेम, पितृभक्ति, जिम्मेदारी, आशीर्वाद, धूप छांव आदि अदृश्य भावना का समन्वय था। खैर, मिट्टी सब कुछ सोख लेती है, एक पूरा का पूरा इंसान भी। तो ये आंसू क्या चीज है? एक इंसान के जीवन में रात या अंधकार का होना बहुत जरूरी है। यही एक ऐसी अवस्था है जब इंसान खुद को अपनी आत्मा के साथ अकेला पाता है। ये अंधकार ही तय करता है कि आप कितने सक्षम हो। यही आपको आपकी जिम्मेदारियों, आपकी क्षमता व समाज की सामाजिकता का बोध कराता है। फिर उगता हुआ सूरज या उजाला आपको उन्हीं गुणों को अपनी जिंदगी में लागू करने का मौका देती है। उसे नींद नहीं आई। वो रात भर करवटें बदलता रहा और मिट्टी आंसू सोखती रही। नया दिन है, एक नई सुबह। बस एक पुराना आदमी साथ नहीं है, किंतु उसकी यादें अभी भी नई ही हैं। अब इन यादों की छाँव मात्र ही रहेगी। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। लोग फरसा लाठी उठाए अपने खेतों की तरफ चल दिए। लेकिन हाँ, एक बार अनायास ही नरेंद्र या उसके घर की तरफ जरूर देखते। उसका गांव काफ़ी बड़ा है मगर पिछड़ा है, जो समय की दौड़ में कदम से कदम न मिला सका और उन्नति में पीछे रह गया। हालांकि कुछ जमींदार लोग संपन्न भी हैं, लेकिन यह संपन्नता केवल उनके खुद के लिए ही है। गांव के विकास में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। समय बदला, सोच बदली तो कुछ लोगों को एहसास हुआ कि गांव का विकास जरूरी है। सही फैसले लेने के लिए पंच बना दिए गए, स्कूल खोल दिए गए। फिर भी अभी और विकास होना बाकी है, क्योंकि गांव में जगह जगह भिन्नताएं व्याप्त हैं। 15-20 मकान ही ऐसे होंगे जो कि पक्की ईंटों के बने होंगे। इसके अलावा सभी मकान मिट्टी, खपड़े, सरपत व पेड़ों की लकड़ियों के हैं। गांव उन्नत तभी कहा जा सकता है जब उसके हर एक घर सुखी व संपन्न हो। लोग सुखी तो थे लेकिन संपन्न नहीं थे।
सुखी इसलिए थे क्योंकि संतुष्ट थे, और संतुष्ट इसलिए थे क्योंकि कुछ भी नया होने की कोई उम्मीद नहीं थी। रोज की दिनचर्या निर्धारित थी, उनकी संतुष्टि में भी भिन्नताएं थी, और इसी के चलते कहीं कहीं ईर्ष्या, द्वेष व जलन जैसे नकारात्मक गुण भी देखने को मिल जाते थे। सबका अपना अपना काम निर्धारित था। ज़्यादातर लोग किसान ही थे, खेतों पर निर्भर थे। नरेंद्र का घर भी मिट्टी और खपड़े का बना हुआ था। वह किसी जमींदार के खेत पर काम करता था। हालांकि उसके पास 3-4 बिस्सा अपना खेत भी है। दोनों ही खेतों को वो समान रूप से देखभाल करता है। वैसे तो श्राद्ध अनुष्ठान के कारण अगले 10 दिन तक नरेंद्र व उसके घर वालों को एकदम अलग सा रहना चाहिए, लेकिन मानव का धर्म ही कर्म प्रधान है, इसलिए उसे अपने कर्म के लिए घर से निकलना होगा। किसी के गुजर जाने से जीवन और समय की धारा कभी नहीं रुकती, क्योंकि दोनों को ही निरंतर बहते रहने का वरदान मिला हुआ है। श्राद्ध अनुष्ठान करने के बाद वह खेतों में भी घूम आया करता, जिससे खेतों की देखरेख हो जाती थी। आज उसका मन खेत में जाने का नहीं कर रहा था। फिर सोचा चलो चल के घूम आए, मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। घूमते घूमते एक पंडित मिल गए। हाल चाल लेते हुए उन्होंने राम जतन की तेरी की बात छेड़ दी। कम ही दिन बचे थे। सारी व्यवस्था करने के लिए नरेंद्र के दिमाग में एक और चिंता घर कर गई कि सारा इंतजाम कैसे होगा। अगर 20-30 लोगों को निमंत्रण दिया तो बाकी बुरा मान जाएंगे। व्यवहार तो सभी के यहाँ है, लेकिन अगर सभी घर से एक आदमी आएगा तो भी 70-80 आदमी। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, तेरे खाने तो सभी आते हैं। इसका मतलब कुल मिला जुला के 250-300 लोग। इतने लोगों को बुलाने का मतलब है 3-4 हजार का खर्चा। इतना पैसा एक साथ कहाँ से आएगा। घर में यही कोई 150 रुपये पड़े होंगे। इसने से 30 रुपये, हेला से 20, खूटिया से 40। 2 हफ्ते पहले मांग लूँ 25 रुपये बाबा से उधार ले गया था। झुर्री मौसा को 200 उधार दिया था, उनसे वापस मांग लूँगा। मामा की भी स्थिति ठीक नहीं है, नहीं तो 1-1 हजार का वहाँ से बंदोबस्त हो जाता। पिछली बार का गेहूँ रखा है, उसे बेच के 300-400 का इंतजाम कर लूँगा। चलो अगर गेहूँ नहीं बेचा तो तेरे की पूड़ी बनाने में खप जाएगा। फिर भी 3-3.5 हजार की कमी पड़ रही है। कुछ पड़ोसी हैं जो उधार भी दे सकते हैं, मगर कितना? अधिक से अधिक 100 रुपये, लेकिन उधार लेना नहीं है। बाकी का क्या। मन हल्का होने के बजाय और भारी हो गया। दोपहर हो चला था। खेत को देखते हुए वह वापस घर लौट आया। पैसों के इंतजाम के लिए अगले ही दिन मौसी के यहाँ चला गया, लेकिन वहाँ भी कुछ बात नहीं बन पाई। फिर मामा और फूफा के यहाँ शाम तक वापस लौटते हुए उसे आश्वासन मिल गया था कि 1000 तक का इंतजाम हो जाएगा। घर पर अंकुर और राधा बिटिया उसका इंतजार कर रहे थे। राधा की उम्र यही कोई 13-14 साल होगी। अक्सर अपने दादा के साथ खेत के कामों में हाथ बटाया करती थी। नरेंद्र के लिए सूरज जैसे जल्दी डूबने लगा था, लेकिन उसे अगली सुबह का इंतजार नहीं होता, क्योंकि सुबह होने का मतलब है 13 की घड़ी में एक दिन कम हो जाना। मन करता था कि रात जल्दी न बीते। चिंताओं ने रात की नींद भी हड़प ली थी। एक बार तो ये भी सोचता था कि 13 अगर न करे तो कल पंडित जी से बात करेंगे, शायद वो ही कोई हल निकालें। नरेंद्र के गांव से 2 मील दूर से एक नहर जाती है। बरसात के अलावा सिंचाई का यही एकमात्र स्रोत है। खेतों के पास में ही एक तालाब बना हुआ है। जब नहर में पानी होता है तो एक छोटे रास्ते से तालाब भी भर दिया जाता। वह खेतों की सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा कर लिया जाता। यही तालाब बरसात के दिनों में खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के भी काम आता है। रामजतन और नरेंद्र मिलकर ये कार्यभार संभालते। अब वो अकेला पड़ गया था। अगले दिन नहर के पानी से खेतों की भराई करने के बाद पंडित से मिलने गया। वहाँ पंडित जी ने जाने कौन कौन से उपदेश दे डाले। कुछ मनुस्मृत, गरुड़ पुराण जैसी महान पुस्तकों का जिक्र भी किया, और अंत में नरेंद्र को ये भी बताया कि अगर वो 13वीं नहीं करेगा तो रामजतन की आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाएगी। 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है और कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने निर्णय लिया कि केवल 13 ब्राह्मणों को खाना खिलाकर पिता की 13वीं करेगा, क्योंकि
उसकी आर्थिक स्थिति केवल इतना ही खर्चा उठा सकती थी। अब नरेंद्र को मृत्युपरांत होने वाले अनुष्ठान जैसे अस्थि विसर्जन, अस्थि संचय, पिंडदान, पंचगव्य होम, एकोदृष्ट श्राद्ध, वसुगण श्राद्ध तथा रुद्रगण श्राद्ध, सपिंडीकरण श्राद्ध भी करने होंगे। लेकिन गांव के लोग तो तेरे ही का इंतजार कर रहे थे। वो जहाँ भी जाता, खेत हो या नहर, मंदिर का चबूतरा हो या स्कूल का मैदान, कुएं का पत्थर हो या पीपल की छांव, कोई न कोई मिल ही जाता। हाल चाल लेने के बहाने 13वीं की पूड़ी कचौड़ी तक पहुंच ही जाते थे। नरेंद्र भी क्या करता, हाँ में हाँ मिलाकर रह जाता। एक बार तो उसने सोचा कि दूसरे गांव के एक अन्य पंडित हैं, उनसे भी चलकर सलाह लेनी चाहिए कि क्या तेरे ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद 13वीं पूरी हो जाएगी। उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि तेरे पंडितों को खाना खिलाने के साथ ही साथ गाय भी दान करनी होगी, इससे उसके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ तो खर्चा और भी बढ़ गया। रात में बादल गिरे रहे थे, लेकिन हवाओं की वजह से सुबह होते होते बादल भी छट लिए। अगले दिन कचौड़ी चाचा खेत में मिल गए। असल में उनका नाम भगत है, लेकिन गांव के लोग उन्हें कचौड़ी चाचा ही बुलाते हैं, क्योंकि इन्हें कचौड़ी बहुत पसंद है। जब भी भंडारे में जाते हैं तो कचौड़ी खाते भी हैं। वह 6 कचौड़ी झोले में भर भी लाते हैं। नरेंद्र की आर्थिक स्थिति से वो भी अपरिचित नहीं थे, इसलिए सुझाव देने लगे कि ज़्यादा लोगों को निमंत्रण न दे, केवल 100 लोग काफ़ी हैं, जैसे पिछले साल सरजू ने दिया था। उनके जाने के बाद नरेंद्र सोचने लगा, कहाँ तेरे कहाँ 100, यहाँ तो वो गांव वालों को बुलाने ही नहीं वाला है, लेकिन हर कोई यही सोच के बैठा है तेरे ही होगी। उसे धीरे धीरे ये बात लोगों के कान में डालनी होगी कि वो केवल तेरे ब्राह्मणों को ही खिला पाएगा। हर गांव में कम से कम एक खबरी जरूर होता है, जिसे पूरे गांव की खबर रहती है, जैसे किसके यहाँ कौन रिश्तेदार आया है, किसके घर में कलह चल रहा है, कौन कौन अपनी जोरू का गुलाम है, किसके घर में रोज पकवान बनता है, शहर में किसकी नौकरी लगी है, किसकी बहू सास की बात नहीं मानती, किन 2 भाइयों में बंटवारा हो सकता है आदि। इस गांव में भी 2 है, लल्लू व धनिया। नरेंद्र ने लल्लू से मिलकर चुपके से उसके कान में ये बात डाल दी। फिर क्या था, एक शाम में पूरे गांव को मालूम चल गया। अगले दिन दोपहर में उसके मौसा 600-700 का बंदोबस्त कर लाए तो उन्हें मालूम चला कि नरेंद्र छोटी सी तैयारी करने वाला है, जिसमें वो केवल तेरे ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। उन्होंने उसको समझाया कि तेरे बार बार कहाँ होती है, राम जतन जैसे लोगों की तेरे धूमधाम से होनी चाहिए। फूफा के पास से कुछ पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा, थोड़ा उधार जमींदार से ले लेना, लेकिन तेरे ही जरूर करना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसे समझाने लगे कि पुत्र के किए हुए कर्म ही पिता को मुक्ति देते हैं, इसलिए वो ऐसा कोई काम न करे कि ऊपर उसके पिता को शर्मिंदगी हो। राम जतन कहा करते थे कि कभी भी किसी से उधार मत लेना, नहीं तो हमेशा सामने वाले की नज़रों से दबते चले जाओगे। यही वजह थी कि उन पर 1 पैसे का कर्जा नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि किसी से उधार लेकर वो तेरी करे। उधर गांव के लड़के मजाक भी बनाने लगे कि 1 साल के बाद तो उन लोगों ने सोचा कि पूड़ी और बुनिया खाने को मिलेगा, वो भी हाथ से गया। गांव के पंडित अलग ही राग आलाप रहे थे। वो उसे समझा रहे थे कि ग्रहण लगने वाला है, तेरे के पास कुछ दान पुण्य भी करना होगा, जैसे तिल का लड्डू, घी से भरे पात्र में एक छोटा चांदी का टुकड़ा डालकर आदि। कोई क्यों नहीं उसकी स्थिति समझता। डर व चिंता से उसका मन जला जा रहा था। उधर मुक्के में रखे दीपक भी रात के झिंगुर पंचायत करने लगे थे। दूर शियार की आवाज नींद में विघ्न डालती, वे कुत्तों की कहासुनी से नींद करवट ले लेती। बगल में देखा, बाबा नहीं थे। उनके खटिया एक किनारे खड़ी हुई है। खटे की टूटी हुई सूतलियां हवा से हिल रही हैं। दक्कन की हवा बह रही थी, मेंढक सुर में सुर मिला रहे थे। हल्के बादल भी चढ़ रहे हैं, बारिश हो सकती है। अगले दिन दोपहर में वो जमींदार के बेटे उदय प्रताप के पास गया। उदय शहर की पढ़ाई करके लौटा था, फिर भी उसके मन में घमंड नहीं दिखता था। उसके विचार भी आम जमींदारों जैसे नहीं थे। वो इंसानियत में विश्वास करता था।
शायद इसलिए कभी कभी गांव के लोग उससे मिलने भी जाया करते थे। उदय से उसने सारा हाल कह दिया। 500-600 की मदद तो मैं ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। पिताजी से बात करनी होगी। उदय ने सहानुभूति व यकीन दिलाते हुए कहा, लेकिन नरेंद्र को उधार नहीं चाहिए था। उदय ने सोचने का वक्त मांगा। रात को बाहर कटिए पर उदय और नरेंद्र बैठकर मसले पर चिंतन करने लगे। उदय ने सुझाव दिया कि वो तेरे ही न करे, केवल दान पुण्य कर ले, 500-600 का खर्चा आएगा। नरेंद्र ने गांव वालों का हाल बताया। लोगों के ताने तेरे से, उन लोगों की उम्मीदें, पंडित की चेतावनी और अपना डर उदय ने फिर समझाया। ये लोग 4 दिन बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जो लोग उधार लेते हैं उनको किस किस के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, इसलिए केवल दान पुण्य करके छोड़ दो। तुम्हारे बाबा भी यही चाहते होंगे। तुम्हें दुख में देखकर उनको भी मुक्ति नहीं चाहिए होगी, भला अपने पुत्र को कष्ट देकर कोई भी पिता अपने रास्ते कैसे आसान कर सकेगा। नहीं नहीं, तुम इतने परेशान न हो। फिर भी नरेंद्र सहमत नहीं हुआ। नरेंद्र ने कहा, अगर ये कदम आप लोग उठाओगे तो लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो लोग ताने मार मार कर जीना दुभर कर देंगे। अंत में उसने कोई और रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। रात में खटिया पर लेटे हुए नरेंद्र ने 13 का हिसाब लगाया। अगर एक आदमी 6 कचौड़ी खाए तो 300 गुणे 6 मतलब 1800 कचौड़ी। लोग घर भी ले जाएंगे, 300-400 और मान लो फिर कद्दू की सब्जी 100-150 किलो। बुनिया से कम तो लोग मानेंगे नहीं, वो भी रख लो, 80-90 रख लो। ऐसा सोचते हुए आंख लग गई, लेकिन शुद्ध नींद नहीं आई। उसमें भी यही सब गणनाओं का मिश्रण था। जब नींद आई तब दूर कहीं मुर्गे ने समय की गणना का एहसास दिलाया। उधर अगले दिन उदय के मन में एक विचार आया कि अगर सारे गांव वाले राम जतन की तेरे के लिए मिलकर पैसा इकट्ठा करें तो नरेंद्र की मुश्किलें हल हो जाएंगी। वैसे भी गांव वालों के भले के लिए ही नहर व तालाब की देखरेख करते थे। अब हम सबका ये दायित्व बनता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए ये कदम उठाए। उसने अपने पिता सूर्य नारायण जमींदार के सामने ये विचार रखा। जमींदार साहब भी उन्हीं 5 पंचों में से एक पंच थे। उन्हें भी ठीक लगा, सो पंचायत के सामने प्रस्ताव रखने का मन बनाया। संयोग से आज मंगलवार यानी पंचायत का दिन भी है। पंचायत में काफ़ी समस्याओं का हल निकाला जाता था। कभी कभी हल नहीं तो रास्ते तो जरूर ही निकाले जाते थे। इस बार भी कुछ समस्याएं सामने थी, जैसे बारिश न होना, नहर से पानी काटकर तालाब भरने की जिम्मेदारी, कुएं पर लगी काई को हटाने की जिम्मेदारी, बद्रीनाथ व सोमनाथ के खेत का बंटवारा, स्कूल के नलकूप की मरम्मत आदि। इन सब समस्याओं के हल होने के बाद उदय प्रताप ने नरेंद्र की समस्या रखी। पंचों को ये प्रस्ताव ठीक लगा। आखिर रामजतन जैसे नेक व मेहनती आदमी के लिए इस समाज का भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता ही है। पंचों ने गांव वालों की राय जाननी चाहिए। कुछ लोग नरेंद्र के पक्ष में थे तो कुछ लोग असहमत नहीं थे। पंचों ने सबको सुना, जो लोग पक्ष में थे उन्हें व जो लोग सहमत में नहीं थे उन्हें भी, क्योंकि पंचों को तो सारे गांव का साथ लेकर चलना था। और अंत में एक रास्ता निकाला। रास्ता ये था कि सभी घरों से कुछ न कुछ पैसा इकट्ठा किया जाएगा। जो जिससे बन पड़ता है दे सकते हैं। कोई अगर अन्न देना चाहे तो वो भी दे सकता है। और इसके बदले में नरेंद्र धान की फसल पकने के बाद उन सभी घरों की फसल कटाई में मदद कर सकता है। जो जितने पैसे या अन्न का योगदान देगा उसी अनुपात में नरेंद्र उसकी मदद करेगा। लोगों ने सोचा कि धान की फसल बड़ी मेहनत मांगती है, लगाई, कटाई और फिर कुटाई। वैसे भी 1-2 आदमी तो काम पर लगाने ही पड़ते हैं, जो 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेते ही हैं। चलो वो पैसा यहाँ ही लगा देते हैं। अब नरेंद्र से ही काम निकलवा लेंगे। अगर 60 रुपये लगाया तो 2 दिन का इंतजाम हो जाएगा। अब जाकर लोग सहमत हुए और नरेंद्र को भी कोई ऐतराज नहीं था। लोगों को गुरुवार तक का समय दिया गया। पंचों ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब सारा गांव ही किसी की तेरही मनाएगा। नरेंद्र का जैसे बोझ हल्का सा हो गया।
अब उसे उधार की भी जरूरत नहीं थी। रात पहले जितनी ही लंबी होने लगी, आज बादल नहीं थे, तारे टिमटिमा रहे थे। नरेंद्र के साथ अंकुर भी दूसरे खटिया पे लेटा हुआ था। वो अक्सर पूछता कि दादा कहाँ गए। आज नरेंद्र ने उसे बताया कि वो देखो, दूर जो तारा चमक रहा है वहाँ है उसके दादा। झिंगुरों की आवाज़ के साथ आज एक भैंस भी चिल्ला रही थी, शायद बच्चा देने वाली है। मेंढक भी शांत थे, जैसे बारिश के इंतजार में थक चुके हों। शियार नहीं बोल रहे हैं। अंधकार एक अलग सी चुप्पी बांधे हुए है। बगल वाले घर में दिया हवाओं से संघर्ष कर रहा है। पेड़ों की डालियां चुरचुरा रही हैं। आर्द्र नक्षत्र लगे हुए 10 दिन बीत गए, लेकिन बारिश ने अपना रूप नहीं दिखाया। गुरुवार तक 11 किलो चावल, 20 किलो गेहूं व 1,500-2 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गए। जिसने जो भी दिया पंचों को लिखवा दिया। बाकी का बंदोबस्त नरेंद्र ने अपने रिश्तेदारों के द्वारा कर लिया। तेरही का कार्यक्रम आगे बढ़ा। नरेंद्र के साथ साथ कुछ लोग भी प्रबंध करने में जुट गए। हलवाई खोजे गए, बर्तन पतीले का इंतजाम किया गया, कद्दू काटे गए, बुनिया छाना गया, आटे की लोई बनाई गई, तेल की कढ़ाई चढ़ गई। 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद गांव के लोग भी जुट गए। कुछ लोग खा भी रहे थे और घर के लिए भी बांध रहे थे। उनका ये सोचना था कि उनका भी पैसा लगा है, सो वो स्वतंत्र हैं। उधर कचौड़ी चाचा की आवाज़ आई, 6 कचौड़ी अलग से बांध दो। सब लोगों के खाने के बाद ही नरेंद्र और उसके परिवार ने खाना खाया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं खाना कम न पड़ जाए। शाम 5 बजे तक तेरही समाप्त हुई। नरेंद्र और बेटी राधा पत्तल व पूर्वा को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। जूठे पत्तल और छोड़ी गई सब्जी कचौड़ी को गाय भैंस खा लेगी, वह पूर्वा गल कर मिट्टी में मिल जाएगा। बची हुई बुनिया और सब्जी को थोड़ा बचाकर बाकी घरों में बांट दिया गया। फिर सारा परिवार बाहर बैठ के आपस में बातें करने लगे। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से निपट गया। आज सुकून की नींद आएगी। आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। ये उनके ही कर्म थे जो गांव वालों ने मदद की। अन्यथा लोग तो खुद की उंगलियों में फर्क कर लेते हैं। हम तो फिर भी एक हाथ दूर के पड़ोसी हैं। गांव के बहुत से लोग बैर रखते हैं। देखा था कैसे पंचायत में विरोध कर रहे थे, लेकिन जाने कौन सा योग बना कि सब लोग साथ हो गए। जब फसल का काम आएगा हम लोग सबका हाथ बटाएंगे। बातें करते करते काफ़ी समय बीत गया। सब सोने चले गए। नरेंद्र वहीं खटिया पर सोने की कोशिश करने लगा। ऊपर देखा तो काले काले बादल उमड़ रहे थे। रात कुछ ज़्यादा ही काली लग रही थी। मेंढक फिर से बातें करने लगे थे। हवाएं धीमी बह रही थी। कुछ खुड़खुड़ाने की आवाज़ आ रही थी। उठ के देखा तो गांव के कुत्ते पतली में से जूठन खोज रहे थे। वैसे तो जग्गा, मोती, करिया, मल्लू आदि कुत्तों को उनका हिस्सा पहले मिल चुका था, लेकिन शायद झिंगुरों की जीजी से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। नरेंद्र फिर से लेट गया कि तभी एक बूंद माथे पे गिरी, फिर 2 बूंद हाथों पर, फिर 4-5 बूंदें पैरों पर। इस नकद की पहली बारिश ने बादलों से बाहर झांका। नरेंद्र उठा और खटिया घर के अंदर करते हुए बारिश को देखने लगा। उसकी पत्नी भी उठ गई। ऐसे कितने ही लोग उठे होंगे, आखिर इन्हीं ठंडी बूंदों का ही तो इंतजार था। बाबा की खटिया भी खड़ी थी। ऐसा लगा बाबा भी बारिश को देख रहे हों। झमाझम बारिश ने पेड़ों, पत्तियों, जानवरों और गांव वालों की सूखी तृष्णा को तर कर दिया। शायद बादलों को भी इसी तेरही का इंतजार रहा होगा, क्योंकि आज आर्द्र नक्षत्र का भी 13वां दिन था। नरेंद्र को ऐसा आभास हुआ जैसे बाबा को मुक्ति मिल गई हो। व्यर्थ ही उदय प्रताप बोलता था कि तेरे मत करो। गांव वाले क्या बोलते, कहाँ कहाँ मजाक उड़ता, पंडित जी क्या कहते, सारे रिश्तेदार क्या सोचते। अंदर का मन इन्हीं सवाल जवाबों से घिरा हुआ था। और बाहर की मिट्टी बारिश के थपेड़ों से अगले दिन कुछ लोगों के जुबान पे था कि ये बारिश राम जतन की तेरही की वजह से ही हुई है। खैर, गांव वालों का क्या है, कुछ भी मान लेते हैं। वे तो गूलर के फूल में बूंद तक देख लेते हैं। नक्षत्र ने अपने पैर आगे बढ़ाए। आर्द्र, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा आदि को पार कर चैत्र तक पहुंच गया। कभी कभी हमारे द्वारा की गई परिकल्पना सटीक नहीं बैठती, जिसे हम अनहोनी का नाम दे देते हैं। वह उस घटना को दुर्भाग्य से
जोड़ देते हैं। इस बार की बारिश से ये दोनों शब्द अनहोनी व दुर्भाग्य फिर से परिभाषित हुए। उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई। धान की खेती के लिए जितने की जरूरत थी उससे 3 गुना ज़्यादा पानी कई कई दिनों तक खेतों में जमा रहा। नहर और तालाब भी भर गए थे, सो पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बन सका। ज़्यादातर लोगों की फसलें खराब हो गई। लोगों ने इसे इंद्रदेव का कहर माना। जब लोग इस प्रतिकूल दशा से उभरे तो उन्हें ख्याल आया कि नरेंद्र को दिया हुआ पैसा कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि न फसल है, खेत में नहीं काम। उन्होंने पंचायत में मुद्दा उठाया तो पंचों ने नरेंद्र को गेहूं की फसल के लिए नियुक्त कर दिया। नरेंद्र ने भी यह स्वीकार किया। नरेंद्र के 10 बीघा खेत के साथ ही साथ उसका साझा किया हुआ खेत भी खराब हुआ। खड़ी फसल मर गई। तेरह में जमा किए हुए अन्न लगभग खत्म हो चुके थे। इस बार की मरी फसल को साझा करने के बाद थोड़े ही चावल नरेंद्र के भाग्य में आ पाया। 3-4 महीने का काम तो चल गया, लेकिन गेहूं की फसल तैयार होने में अभी 3-4 महीने और लगेंगे। भूख महीने नहीं बल्कि दिन गिनती है। नरेंद्र की चिंता होने लगी कि बच्चों को कहीं भूखा न सोना पड़े। असल में ये चिंता उसे तभी से घर कर गई थी जब उसने 13 की रात मिट्टी के कोटले में झांका तो उसमें 1-2 महीने का गेहूं व तो 3 महीने का चावल ही शेष था। उसके ऊपर नई धान की फसल का मरना चिंताएं निष्पक्ष होती हैं। इन पर समय या मौसम प्रभाव नहीं डालते, ये कभी भी किसी पर आ सकती हैं। गांव के किराने की दुकान के सामने से जब वो गुजरता उसे याद आता कि घर में कुछ सामान खत्म हो गए हैं। घरवाली ने हल्दी लाने को कहा था, घरवाली ने प्याज लाने को कहा था आदि। लेकिन जब उसे अपनी तंगी का आभास होता तो वो अपने मन को समझा लेता, यह कहकर कि हल्दी व प्याज के बिना भी काम चल सकता है, और घरवाली को ये कह देगा कि जल्दबाजी में सामान लाना भूल गया। इस तरह से तराजू के एक पडले में वो अपनी जेब को और दूसरे पडले में अपनी आवश्यकताओं को रखकर परिवार के वर्तमान का भार तोलता तो उसे हर बार भविष्य भारी ही दिखाई देता। वो दुकान से मुंह फेर लेता। कंबल ओढ़े हुए नरेंद्र ने सूखे पत्तों को आग में डाला, फिर आग तापते हुए हाथों को आपस में रगड़ा। बहुत दिनों के मंथन के बाद उसने ये निर्णय लिया कि अपनी बची हुई 10 हिस्से की जमीन को जमींदार के पास गिरवी रखकर थोड़े अन्न लाएगा। अगले ही दिन वो जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखाया। हर महीने सूद के तौर पे उसे उसकी ही जमीन पर काम करना होगा। वह फसल का बड़ा हिस्सा जमींदार को देना होगा जब तक वो खेत का दाम वापस नहीं करता। नरेंद्र मान गया, क्योंकि उसे अपने परिवार के पेट का वर्तमान सुधारना था। भविष्य तो फिर भी 2 हाथ दूर था, लेकिन भविष्य की मुट्ठी में क्या है ये किसे पता। हम केवल कर्म कर सकते हैं और अर्जित किए अनुभवों से आने वाले बुरे व अच्छे समय में किस तरह से अड़िग रहे ये सीख सकते हैं। ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। नरेंद्र की परिकल्पना थी कि अगली फसल में सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। उसकी कोठली फिर अन्न से भर जाएगी और वो अगले 2-3 सालों में अपने खेत छुड़ा लेगा। लेकिन विडंबना ने अपने होने का एहसास दिखाया, दुर्भाग्य ने खुद को दोहराया। फसल में कीड़े लग गए। अगले कुछ सालों तक नरेंद्र के साथ साथ कई गांव वालों की स्थिति गिरती गई और वो अपना खेत छुड़ा न सका। जिस खेत को उसके पिता ने अपनी मेहनत से खरीदा था उसे उसने गिरवी रख दिया। उसे ऐसा लगा कि उसने अपने पिता के बहे हुए पसीने को गिरवी रख दिया। यह शायद पिता को ही, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यही विचार पल पल उसे क्षुब्ध रखता था। कभी कभी तो वो ये सोचता था कि उसके पिता को शांति मिली होगी या नहीं। समय मूक था, लेकिन अपनी परतों में लोगों के कर्मों को लिपटाए हुए अपनी दूरी पर खिसकता जा रहा था। इस तरह से भूत व वर्तमान का हिसाब रखते हुए उसे 4-5 साल बीत गए। इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी तत्व सीमित हैं। उन्हीं तत्वों में से एक तत्व है आत्मा। जितनी कल थी उतनी ही आज भी है। किसी छोर एक जिंदगी पनपती है तो दूसरी छोर एक जिंदगी मुरझा जाती है। जीवन में मरण तो केवल क्रियाएं मात्र हैं। किसी जगह एक जिंदगी ने आंखें खोली होगी तो किसी जगह कोई आंखें मुंदी होगी। तभी तो आज जमींदार साहब की आंखें बंद हुई हैं। जीवन मरण का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक
व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं करता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।